तो इसके फीचर्स कर रहे थे हम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव की बात थी, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों की बात हो रही थी। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिंक एंड स्विम टुगेदर वाली, और जो है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रूफ है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरन बॉडी, है ना, ब्रिटिश की तरह से ये सॉवरन बॉडी नहीं है। सॉवरन क्या, सबसे सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और उससे भी सुप्रीम इस देश के लोग, है ना। तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी नहीं है हमारे यहाँ पर, उसकी संप्रभुता नहीं है। और इंडियन स्टेट हैज इलेक्टेड हेड रिपब्लिक वाइल ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी मोनार्क, है ना, कि हमने ले तो लिया ब्रिटिश से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, पर दोनों में फर्क है। पहला फर्क क्या है इंडियन मॉडल में, कि रिपब्लिकन सिस्टम भी है हमारा। मैंने बताया था ना कि हमारे देश के जो हेड हैं वो इलेक्टेड होते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। इनके यहाँ हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी होते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होंगे और अगर वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ जाते हैं तो उनको हेड बना दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उनका नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर है कि अगर कोई एक्ट ऐसा बनता है तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन है, पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। पीएम मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से ना हो। 6 महीने के लिए तो बन सकते हैं ना, और उसके बाद उनको किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया में ये कंसेप्ट है, वहां ऐसा नहीं है। पीएम शुड बी नेसेसरी मेंबर ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस से होना जरूरी है, ये दूसरा फर्क है। तीसरा क्या है, चौथा फर्क क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी मिनिस्टर की इंडिया में कि आपने अगर ये चीज गलत की तो आपके ऊपर कोई लीगल चार्ज होगा, नहीं, उनके ऊपर होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती ना हमारे मिनिस्टर पे, कोई भी वो अपनी अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो, है ना, उनके ऊपर कोई कानूनी काम नहीं हो सकता। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर बने? नहीं, मैंने बताया ना, कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं, किसी को भी, आपको भी बना सकते हैं 6 महीने के लिए, पर आपको राज्यसभा या लोकसभा की मेंबरशिप 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनको राज्यसभा के थ्रू लाया गया था, पर नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, इलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप देश की गवर्नमेंट के हेड बन रहे हो ना, तो यू कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, यू मस्ट बी इलेक्टेड। और 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक हाउस से मेंबरशिप लेकर के आ जाओ। वहां लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए और उसी टाइम पे होना चाहिए जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो 6 महीने का नहीं होता, हमारे यहाँ 6 महीने का टाइम होता है ना। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एनीवन कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 6 मंथ के अंदर उसको किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर 6 मंथ, है ना। यहां पर शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट है? नहीं है, वहां पर है। शेडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, ओपोजिशन पार्टी ना और ऑप्शन तैयार रखती है कि सपोज ये गवर्नमेंट गिरती है तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ये होंगे। इसको शेडो कैबिनेट बोला जाता है कि सेम की शेडो एज इट इज, ओपोजिशन पार्टी तैयार करती है वो। हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट है नहीं, देखी जाएगी जब होगा, है ना, तब अपने आप बना लेंगे, जो ज्यादा पैसे देगा उसको बना देंगे, ठीक है। चलो, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारा जो संविधान है वो दोनों का ब्लेंड है। जुडिशरी सुप्रीम रहती है ना बहुत सारी जगह पे, क्योंकि वो इंटरप्रिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। उसके डिसीजन जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और बाइंडिंग से भी होते हैं कि अगर उसने किसी एक्ट को ऐसा बोल दिया कि नहीं ये आपने इसका जुडिशियल रिव्यू है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से या फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वायलेटिव है, तो इट इज नल एंड वॉइड, है ना। तो हमारा ब्लेंड है, उनके यहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारे बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के ये है कि जहां संविधान की सुप्रीमेसी चलती है। पहला तो रिटन एंड रिजिड है, कोई डाउट ही नहीं है, जो लिख रखा है वो लिख रखा है ना। डाउट होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल टेल कि क्या बात सही है। दूसरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ। कुछ ऐसे जो संविधान में मेंशन है, कुछ ऐसे ऑर्डिनरी लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट ऑर्डिनरी लॉ है ना।
पार्लियामेंट इटसेल्फ वाज क्रिएटेड एंड फंक्शनिंग विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सुप्रीम कैसे हो सकती है, क्योंकि वो खुद संविधान के बताए हुए रास्ते पर चुनी गई है सरकार, है ना। तो दूसरा क्या है, सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू लुक आफ्टर द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है। देयर शुड बी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच सपोर्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, आप निकल जाओ, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। जिसको भी बस का इशू है, व्हीकल का इशू है, वो निकल जाओ, वो रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी हमारा फीचर है। और फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। ये मत सोचना कि फंडामेंटल राइट मैंने निशान लगा दिया फंडामेंटल राइट हो गए, नहीं, फंडामेंटल राइट अगले चैप्टर में आएंगे, कल आएंगे, वो हम तब करेंगे। तो ये प्रोविजन हमारे यहाँ पर है ना फंडामेंटल राइट का, और वो कोर्ट इन्फोर्सेबल करता है उनके वायलेशन पे, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट, कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करेगा, है ना, रिट इशू करेगा, ये रहेगा। पर ये एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। फ्रीडम टू स्पीच है, पर इसका मतलब फ्रीडम टू कुछ भी स्पीच थोड़ी है ना, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और नॉट सैक्रोसेंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, और सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे के सारे नेशनल इमरजेंसी में खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ का एक फीचर और क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है, इनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी में कुछ प्रोविजन है कि इस देश की सरकार को ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इस देश के लोगों की भलाई के लिए, पर अगर वो सरकार वो काम नहीं करती तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार को ये काम करना था, डीपीएसपी में लिखा था, है ना, पर फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो, है ना। तो इसके लिए बाउंडेशन नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसी को कहा जाता है नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। इनमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, संविधान में 3 कैटेगरी नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, हमने अपनी ईज के लिए बना ली है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। जो हम डीपीएसपी करेंगे तब करेंगे कि कौन से प्रोविजन कौन कौन से हैं, ठीक है। और दूसरा जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है, वेलफेयर स्टेट, लोगों की भलाई के लिए सरकार आएगी। फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारा फीचर है हमारे संविधान में, ये साइलेंट फीचर करा रही हूँ। साइलेंट फीचर का मतलब क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है हमारे संविधान की, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी आती है, 42 में एक और ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, 86 में एक ये आपकी जो है वो राइट टू एजुकेशन वाली ऐड हुई। सेक्युलर स्टेट है हमारी स्टेट, पर मैं जब भी सेक्युलर बताती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है ना। वेस्ट के सेक्युलरिज्म में क्या कहते हैं कि स्टेट जो है किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, योर रिलीजियस इंक्लिनेशन आर नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द स्टेट, है ना। हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि हम जो है माइनॉरिटी वाले रिलीजन को सपोर्ट भी करेंगे, और रिलीजन विल बी अ कंसेप्ट इन स्टेट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट करेगी, है ना। हाँ, जैसे सेक्युलर का मीनिंग अलग है हमारे देश के हिसाब से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो भी 18 साल का होगा वोट दे सकता है। 21 साल थी एज पहले 1989 में, जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको चेंज करके 18 साल किया। इस पे एक जगह सवाल देखा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना। 61st में 21 से 18 की थी 1989 में, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है हमारे देश के संविधान में। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं कुछ, जैसे आपकी जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में करेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, ये सरकार की तरफ से काम नहीं करती, अनबायस्ड होकर के काम करती है। जैसे आपके इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, फेयर इलेक्शन कराना इस देश में, है ना। तो कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो फेयर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजन का कंसेप्ट है हमारे संविधान में। दूसरा, 3 टियर गवर्नेंस का भी कंसेप्ट है। 3 टियर का मतलब सेंटर में होगी, स्टेट में होगी, और आपकी पंचायत एंड लोकल बॉडीज जो होंगी, जो आपके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से आई। चलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट है,
97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2011 से, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी या फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। इट एडेड न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आर्टिकल है इसके 243ZH टू 243ZT, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन याद रहनी चाहिए क्योंकि पिछली बार 2 या 3 सवाल पॉलिटी से आर्टिकल्स पे आए हैं, ठीक है। तो स्टेट पीसीस के हिसाब से आर्टिकल याद करनी चाहिए तुम्हें। क्रिटिसिज्म क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि बोरोड है, अपना क्या लिया आपने, पैच वर्क है, इस टाइप का क्रिटिसिज्म है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट है, अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, और ये जो संविधान है ये एक बॉडी ऑफ लॉयर्स ने बनाया है, तो लॉयर्स को ही समझ में आता, आम आदमी की समझ में नहीं आता। इस टाइप के क्रिटिसिज्म इसको लेकर के हुए थे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते नहीं है ये क्रिटिसिज्म से मतलब प्री में सवाल नहीं आएंगे। और बहुत बड़ा साइज है, ये भी भूला गया। ये शेड्यूल आपको सारे याद होने चाहिए भाई, किस शेड्यूल में क्या दे रखा है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये याद नहीं है तो ये महापाप है, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है, फर्स्ट में क्या दे रखा है, थर्ड में क्या दे रखा है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी कि थर्ड शेड्यूल में क्या क्या दे रखा है, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इन सब की औथ है, ये तो खुद करना है आप लोगों को, ठीक है। 8th हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रियम्बल पर। प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे संविधान में क्या लिख रखा है, ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है। प्रियम्बल प्रियम्बल किस पे बेस्ड है जी, जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर और 1949 को बोला था, ठीक है। और जो है आपको पूरा का पूरा प्रियम्बल याद रहना चाहिए वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि वहीं से आपका सारा कंसेप्ट निकल रहा है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बात से क्या पता चला कि इस देश की सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, पीपल ऑफ इंडिया में। और सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब्जेक्ट इनकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या मतलब, नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और कब आपका जो है ये इंप्लीमेंट हुआ, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। तो इस प्रियम्बल से हमें ये बातें अपने देश की पॉलिटी के बारे में पता चलती हैं। अब शब्दों के मतलब समझेंगे। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब है कि किसी की ना तो डिपेंडेंसी है ना डोमिनियन है, हमारे ऊपर हमारा राज है। दिस इज व्हाट सोवरेन मीन्स, ठीक है। और कॉमनवेल्थ की नेशनशिप जो हमारी सोवरेनिटी को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर है ना, कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जो कभी इंडिया की ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, ठीक है। तो पर वो उनका कुछ चलता नहीं है हमारे यहाँ पर। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, जो भी जो है वेल्थ है वो हम कोशिश करेंगे लोगों में या सोसाइटी में इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, इसका मतलब होता है सोशल फीचर, सोशलिस्ट फीचर। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक रीजन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, अमीर बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा, गरीब बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा। तो इन सबको जनरेट, जो वेल्थ जनरेट है, क्योंकि वो सोसाइटी एज अ होल ही जनरेटेड है ना। अगर कोई भी इंसान फॉरेस्ट का कोई सामान बेच करके जो है वो पैसा कमाता है तो उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका प्रोसीड। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि आपने जिस फॉरेस्ट से वो प्रोड्यूस लेकर के पैसे कमाए हैं, वो फॉरेस्ट सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं था, वो सोसाइटी एज अ होल सबकी प्रॉपर्टी था। तो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बाकियों में भी बंटना चाहिए। वो टैक्स की फॉर्म में हो सकता है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो सोशलिस्ट कंसेप्ट ये है, रशिया का कंसेप्ट है ये सोशलिज्म। तो हमारा जो सोशलिज्म है ना वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट टाइप से अलग है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है वो बिल्कुल कोर सोशलिज्म, कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबके पास पैसा होना चाहिए, ये वर्किंग क्लास जो है इसको बेनिफिट होना चाहिए। गांधी जी वाला सोशलिज्म हमारे पास है, ठीक है। दूसरा है सेक्युलर। सेक्युलर का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये वर्ड बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। जो जो वर्ड बाद में ऐड हुए थे वो आपको याद रखने हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म जो है बेशक से कहीं मेंशन नहीं है पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने सेक्युलरिज्म का बता दिया। वेस्ट से हमारा सेक्युलरिज्म डिफरेंट है कि हम रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करते हैं। करते का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बायसनेस की फॉर्म में करते हैं या कैसे करते हैं, सबको इक्वली देखेंगे, पर जो रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में है उनको हम सपोर्ट दे करके आगे करेंगे। ये हमारे देश का सेक्युलरिज्म कहता है।
बाकी वेस्ट का सेक्युलरिज्म ये होता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता व्हाट यू आर रिलीजियसली डूइंग, है ना, आपका रिलीजन क्या कहता है, क्या प्रैक्टिस करते हो, दैट इज नन ऑफ स्टेट कंसर्न। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 ये फंडामेंटल राइट है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं हमारे संविधान में, कि आप चाहे तो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और हाँ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है जहां लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और इसमें क्या होता है जैसे रेफरेंडम की फॉर्म में और इनिशिएटिव की फॉर्म में, रिकॉल की फॉर्म में, प्लेबिसाइट की फॉर्म में, ठीक है। ये 4 डिवाइसेस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। अब प्लेबिसाइट में और रेफरेंडम में क्या फर्क है, इसमें क्या होता है कि लोगों से डायरेक्टली सलाह मांगी जाती है कि दिस इज द प्रॉब्लम, इसमें लोग क्या चाहते हैं इस देश के, तो लोग वोट डालते हैं, यस नो की फॉर्म में वोट डालते हैं, ठीक है। रेफरेंडम में तो जब कोई पॉलिटिकल मुद्दा होता है उसको लेकर के वोट डाली जाती है। प्लेबिसाइट में जब किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड लैंड का सवाल होता है, लोगों से सलाह मांगी जाए कि क्या किया जाए इसमें, वो प्लेबिसाइट होता है। दोनों ही केसेस में लोगों की सलाह से बैलेट पेपर खुलते हैं और वोट की फॉर्म में जो है लोग यस और नो बताते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेन का कैटालोनिया रीजन था, उन्होंने कहा कि हम जो स्पेन से अलग होना चाहते हैं, तो वहां रेफरेंडम हुआ, क्या प्लेबिसाइट है ना, प्लेबिसाइट हुआ कि इसके साथ रहते हो या नहीं रहना चाहते हो, लोगों ने वोट डाला, ठीक है। तो कितने परसेंटेज वोट फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में, उसके हिसाब से डिसीजन हो जाता है। तो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया ना डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट में क्या है, उनके रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज करते हैं वो, तो हमारे यहाँ कौन सी है, इनडायरेक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की सरकार। रिपब्लिक मैंने बता दिया, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर फिक्स पीरियड, तो हम डेमोक्रेटिक भी हैं और हम रिपब्लिक भी हैं। तो दूसरा ये प्रीएम्बल बताता है कि हम लोगों को देंगे जस्टिस। कैसी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह की जस्टिस देंगे। लिबर्टी भी देंगे। लिबर्टी कैसे, थॉट, एक्शन एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की आजादी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी हमारे संविधान में कहाँ जो है वो प्रोवाइड करी गई, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट्स में, कि हर सिटीजन इस देश की नजर में बराबर है, ठीक है। और दूसरा पॉलिटिकल इक्वालिटी 325, है ना, कि इलेक्शन में वोट डालने से किसी भी इंसान को मना नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है। और 326 लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, कि हर एडल्ट आदमी वोट डाल सकता है, उसको इस बेसिस पे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता कि अच्छा आपका रिलीजन तो ये है, आप वोट नहीं डाल सकते, अच्छा आपकी रेस ये है, आपकी कास्ट ये है, या आप मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप वोट नहीं डाल सकते। इस बेसिस पर उसको नहीं डिस्क्वालीफाई किया जा सकता, वोट तो वो डालेगा क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, ये बना करके रखेंगे, है ना, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये प्रोमोट करता है फीलिंग, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी मेंटेन रहनी चाहिए और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी रहना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया, हाँ, ठीक है। आर्टिकल 1 भी कहता है यूनिटी के बारे में कि ये जो स्टेट्स हैं ये यूनियन से अलग नहीं हो सकती, ठीक है। सिग्निफिकेंस प्रीएम्बल क्या है, बेसिक फिलॉसफी, फंडामेंटल वैल्यूज जो है इस देश के संविधान की प्रीएम्बल में लिखी हुई है ना। आइडेंटिटी कार्ड, लाइट, है ना, कि जब भी कहीं कंफ्यूजन होगी कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, तो संविधान इसके प्रीएम्बल को देख करके उसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो अब कई लोगों के सवाल आए कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का पार्ट है भी या नहीं है ना। तो सबसे पहले केस आया, ये केसेस आपको याद होनी चाहिए, बेरूबेरी यूनियन केस 1960। तो इन्होंने कहा कि देखो पार्ट नहीं है, पर जब भी कहीं फंसेंगे, टर्म यूज इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगियस एंड केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, है ना, कि अगर साफ क्लियर नहीं है वो टर्म या उनके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, तो ऐसे केस में हम किसका सहारा लेंगे, प्रीएम्बल का, उसको देख करके उस बात का मतलब समझेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, इसको लाइट कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, तो पार्ट नहीं है। पर फिर आया केशवानंद भारती केस 1973। तो इन्होंने कहा कि देखो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन को इसी के सहारे रीड और इंटरप्रिटेट किया जाएगा, ठीक है।
LIC ऑफ इंडिया केस 1995, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंटीग्रल पार्ट है तो इसको अमेंड किया जा सकता है, अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की बात करूं तो अगर पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि सारे संविधान को किया जा सकता है, ठीक है। पर अगर अमेंड किया जा सकता है तो बेसिक फीचर को नहीं अमेंड किया जा सकता। अब कोई उसमें से सेक्युलरिज्म हटाना चाहे, है ना, सोशलिज्म हटाना चाहे, नहीं, क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल है इस देश का। या उसमें से कोई इक्वालिटी हटाना चाहे, नहीं हटा सकते। बेसिक फीचर को छोड़ के आप जो है ऐड या अमेंड कर सकते हैं उसको। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पर जस्टिशिएबल नहीं है। आप ये कह करके नहीं जा सकते कि जी उसमें तो फ्रेटर्निटी दे रखा था, ब्रदरहुड दे रखा था, आप कुछ कर रहे नहीं हो उसके लिए, है ना, जस्टिफिशिएबल नहीं है और कोर्ट में नहीं जाया जा सकता इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना, बाकी पार्ट है, ठीक है। तो ये क्योंकि इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा है 19-20 के आसपास शायद कुछ। अभी भी मैम इसका प्रीएम्बल का कुछ इशू हुआ था ना, अभी न्यू पार्लियामेंट बना था जब उसमें कोई एक वर्ड मिस हो गया, पुराना लगा दिया होगा उन्होंने, ऐसे काम तो ये करते हैं है ना, ठीक है। अमेंडेबिलिटी मैंने बताया कि बेसिक फीचर को नहीं टच करो, बाकी कर सकते हैं। तो कितना 3 वर्ड को ऐड किया गया 42nd में 1976 में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब देखो ये वर्ड ऐड करने से बेसिक फीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी तो स्टेट ऑलरेडी सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करती, गांधीयन सोशलिज्म पे, और सेक्युलर भी है, और इंटीग्रिटी, यूनियन से स्टेट अलग नहीं हो सकती, है ना। तो ये बेसिक फीचर के साथ खिलवाड़ नहीं थी, तो इसलिए इन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया, जैसे संविधान की बाकी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाएगी। अब हम जो आर्टिकल फॉर्म में चलता है ना कि यूनियन और उसकी टेरिटरी कहां तक है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें ये बताएंगे कि टेरिटरी का इंक्लूजन है, उसके एरिया को ऊपर नीचे करना तो कौन कर सकता है, जनरली पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पे यूनियन ऑफ स्टेट का यूज क्यों हुआ? 2 कारण थे उसके। कौन से? द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, कि स्टेट्स ने अग्री नहीं किया था कि चलो एक पावर बना लेते हैं सुप्रीम पावर, वो हम सब पे रूल करेगी, ऐसा तो नहीं हुआ था। उस सुप्रीम पावर ने इन सबको जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट की थी, ठीक है। दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आ गए अब तो, है ना, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड है ना, हाँ अब तो फंस गए। फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। The country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of administration. कि वैसे कोई डिवीजन नहीं हुआ है, डिवाइड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाए इसलिए किया है ना। अब देखो प्राइम मिनिस्टर सदर्न स्टेट्स को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कैसे करेंगे, तो उनके लिए सीएम आ गए, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा इजी रहे इसलिए जो है डिवीजन हुआ है। आपको ये बस ये टेबल देखनी है कि अंडमान निकोबार यूनियन सॉरी इसकी टेरिटरी की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, किस हाई कोर्ट के अंडर है ये, ठीक है। जनरली ज्योग्राफिकली जो नजदीक होती है हाई कोर्ट उसी के अंडर होते हैं, ठीक है। 2 में देखोगे आप पुडुचेरी और आपका दिल्ली, इसमें अच्छा JNK नहीं है क्या? हाँ, आपको 2 ऐड करनी है। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव कहाँ है इसमें, कहाँ? ये दोनों देखो यूनियन टेरिटरी में ये दोनों मिलकर के एक हो चुकी हैं, ठीक है। और 2 नई कौन सी बनी है? JNK। लद्दाख इन्हीं की तरह JNK के पास ऐसे ही कंस्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। ये आप अपने नोट में एडिशन कर लेंगे। आर्टिकल 1 कहता है जो इंडिया की टेरिटरी है, बाउंड्री है, क्लासिफाइड इनटू टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो भारत की जो सीमा है वो कैसे, इस देश की स्टेट्स, इस देश की यूनियन टेरिटरी और ऐसी कोई भी टेरिटरी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वाइड एक्सप्रेशन है, नॉट ओनली स्टेट्स बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये तो हमें पता ही है।
अक्वायर्ड टेरिटरी कौन सी होती है? डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जब भी कोई टेरिटरी एक्वायर की जाएगी वो सबसे पहले किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट उसमें आएगी, अंडर में आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर जो है वो एडमिनिस्टर करेगी उसको। आर्टिकल 2 क्या कहता है? जब भी कोई नई स्टेट बनानी होगी, एस्टैब्लिशमेंट करनी होगी नई स्टेट की, जो यूनियन का पार्ट नहीं है, एम्पायर कौन है? पार्लियामेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई टेरिटरी आ गई, वो भी इंडिया का पार्ट है नहीं, और उसको नई स्टेट की फॉर्म देना है ना, तो हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई स्टेट इस बारे में कानून नहीं बना सकती, ठीक है। एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट के पास दोनों तरह की पावर है, कैसी? नई स्टेट्स को भी एडमिट करने की और न्यू स्टेट्स को एस्टैब्लिश करने की। जो एग्जिस्टिंग है ना उनको अलग स्टेट बना दिया, जैसे पार्टीशन किया था ना स्टेट्स का, कुछ का बिहार झारखंड का किया था, यूपी उत्तराखंड का किया था, ऐसे भी नई स्टेट क्रिएट कर सकती है। और कभी पार्ट ही नहीं था इंडिया का, उसकी भी कोई नई स्टेट क्रिएट कर सकती अगर वो इंडिया के अंडर आ गया तो, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? बाउंड्रीज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। तीसरा, पार्लियामेंट की पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, रिकॉग्नाइज द स्टेट्स। आर्टिकल 3 किसको ऑथराइज करता है? पार्लियामेंट को। एक नई स्टेट बनाने के लिए या तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को मिला दे, या एक स्टेट को तोड़ करके भी बना सकती है ना। तो ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर। इंक्रीज कर सकती है उसका एरिया कम कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, कि अभी जो एरिया हरियाणा के अंडर है वो हो सकता है पंजाब के अंदर पार्लियामेंट करना चाहे तो कर सकती है ना, ऑल्टर कर दिया ना। और नाम बदलना चाहे तो बदल सकती है। स्टेट्स का नाम बदलना स्टेट्स के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में? पार्लियामेंट के हाथ, ठीक है। और अगर ये सारे बिल, इन सब चीजों में कोई चेंज लाने हैं तो ये पार्लियामेंट में किससे इंट्रोड्यूस होंगे? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से एंटर होंगे। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या व्यू रखती है? इस बात से बाउंड नहीं है, वो उसको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, आर्टिकल 3 में जो दिया था, आर नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट, ठीक है। इनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगी, है ना, ठीक है। सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, अगर किसी भी फॉरेन कंट्री को कोई टेरिटरी हम दे रहे हैं, वो आर्टिकल 3 के अंडर नहीं है। इट कैन बी डन ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो अगर कोई भी जो है ये बाउंड्री वगैरह चेंज हो रही है, कुछ और चेंज हो रहा है, तो वो जो अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। पर अगर हम अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत आएगा, अमेंडमेंट होगी फिर उसमें, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। जोनल काउंसिल मैंने कराया था ना आपको कि जोनल काउंसिल है टू एडवाइज अ मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि स्टेट का आपस में कोई भी कॉमन मसला है या कोई भी बात है, जोनल काउंसिल में बैठ के डिस्कशन हो सकता है। तो जोनल काउंसिल आगे जब आएगा हम कराएंगे इसको सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो अभी बता दिए कि क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स वो भी आपका जो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आया था, ठीक है। आफ्टर दैट द स्टैट्यूटरी ओरिजिन की है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से जोनल काउंसिल बनी है। आफ्टर दैट 5 जोनल काउंसिल बनी है। कौन सी मैंने बताया था? नॉर्दर्न काउंसिल, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल। इन सब के जो है वो कौन होंगे? हेड, होम मिनिस्टर, सीएम तो वाइस वो होंगे, करेंगे कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज करेंगे इनको। चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इज यूनियन होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। एक जोन में, नदर्न जोन में जो स्टेट है उनका जो चेयरमैन होगा वो तो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, जैसे अमित शाह जी होंगे, और बाकी जो है स्टेट के सीएम हर साल रोटेशन पे बनते रहेंगे उसके वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो जोनल काउंसिल बेसिकली क्या कर रही है? स्टेट के आपस में कॉपरेशन को बढ़ा रही है, ठीक है, यही बात थी बस। अगर स्टेट की बाउंड्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है, इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं है। जैसे बांग्लादेश ने कुछ टेरिटरी हमें दी थी, हमने कुछ गांव बांग्लादेश को दिए थे,
है ना, तो उसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फोरफोल्ड डिवीजन स्टेट्स का अबॉलिश किया था 1956 में। फोरफोल्ड डिवीजन क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही पार्ट ए, बी, सी और डी में क्लासिफाई कर रखा था स्टेट को, जैसे बी वॉज प्रिंसली स्टेट्स, है ना, तो वो क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ही नहीं रही तो ये क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता है ना। अब क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना। हैदराबाद बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, ये पढ़ लेना, ऑपरेशन पोलो, और जूनागढ़ को रेफरेंडम से मिलाया था और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से मिलाया था हमने, ठीक है। धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, दोनों के मेंबर याद होने चाहिए, और क्या काम के लिए आई थी, ये इस काम के लिए आई थी कि क्या भाषाई आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले आया आपका एसके धर कमीशन, तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड करो, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छा हो सकता है, ना कि भाषाई आधार पर, तो इसने रिजेक्ट कर दिया आइडिया। फिर आई जेवीपी कमेटी, इन आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों इनके कमीशंस के मेंबर लिख करके लाएंगे, ठीक है, कौन कौन मेंबर थे इस कमीशन के, इसको लिख लो कहीं पे। इसने भी रिजेक्ट कर दिया। आंध्रा स्टेट एक्ट 1953, इट वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई आधार पर, है ना। इसमें क्या हुआ कि तेलुगु बोलने वाले एरिया को मद्रास से निकाल लिया गया, और गुंटूर में इसकी हाईकोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। फजल अली कमीशन आता है। अब आपको यह भी याद होना चाहिए किस पर्पस के लिए कमीशन बने थे और किसने क्या रेकमेंड किया। जेवीपीएस के धर ने लिंग्विस्टिक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, पर आंध्रा स्टेट बनती एक प्रोटेस्ट हुआ था। ये पूरी स्टोरी है, स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बस हमें फैक्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना था, आंध्रा, ठीक है। काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया मद्रास में होता था पहले, अब उठा करके आंध्रा में ला दिया था। फजल अली कमीशन, इसने कहा कि ठीक है आप भाषाई आधार पर डिवाइड कर लो, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में और कन्नड़ बोलने वाले इसमें आ जाएंगे केरला, और ये अपना तेलुगु बोलने वाले आंध्रा वगैरह में आ जाएंगे, है ना, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, और ये बाकी एरिया ऐसा बच जाएगा। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं, पर वन लैंग्वेज वन स्टेट रहने दो, कि एक भाषा और एक स्टेट, कि ठीक है एरिया को तो थोड़ा आप कर सकते हो मॉडिफाई, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फजल अली वाज द चेयरमैन, एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू वाज मेंबर्स, ठीक है। 4 मेजर फैक्टर, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी हो जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी है, और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए इसने कहा कि ठीक है लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट हो सकता है, पर ऐसे मत करो कि एक भाषा के लोग एक ही स्टेट में रहेंगे, है ना, ऐसा तो फिजिबल नहीं है ना हमारे देश के हिसाब से। तो अबॉलिशन ऑफ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया, और पार्ट सी को खत्म कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी तो स्टेट में एग्जिस्टेंस में रही नहीं क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट्स थी, अब तो वो खत्म हो चुकी हैं। न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो 1956 के बाद क्रिएट की गई थी, ये सारी सीक्वेंस में लिखी हुई है, ये आपको सब याद होनी चाहिए। महाराष्ट्र गुजरात, क्योंकि इस पे सीक्वेंस पे सवाल आ चुका है कि इनमें से पहले कौन सी बनी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र एंड गुजरात, दादर नगर हवेली उसके बाद वो यूनियन टेरिटरी बनी, और जो पोर्चुगीज से उसको लिबरेट कराया गया। आफ्टर दैट गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, और पुडुचेरी, नागालैंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, फिर बाद में सिक्किम 35 CAA से आया, ठीक है, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये तो 2000 में हुई थी तीनों, और आफ्टर दैट तेलंगाना इज द लेटेस्ट वन। किससे अलग हुई आपको ये देखना है, और कब बनी, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए कि पहले कौन सी बनी उसके बाद कौन सी बनी, क्योंकि आपको 4-5 का नाम देंगे और बोलेंगे इनमें से पहले अरेंज करके दिखाओ, आपको पता होना चाहिए। और वो पता होता 2-3 का भी पता होता ना आपको, 2-3-4 का भी, जैसे ये पता हो कि सिक्किम के पहले ये बनी थी, सिक्किम के बाद ये बनी थी, ये 2000 में बनी थी, ये लेटेस्ट बनी थी, आप अंदाजा लगा लेते हो स्मार्टली, ठीक है। ऐसे एक एक सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं होती, एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ो सिक्किम वाला, आपको ये पता नहीं सिक्किम से पहले ये बनी थी, सिक्किम से के बाद में ये बनी थी, 2000 में ये 3 बनी थी, ये तो हमारी मेमोरी में बनी थी, आप लोग तो चलो छोटे हो 2000 वाली, और इसके बाद जो है
2014 में ये वाली बनी है नई तेलंगाना। ठीक है, चलिए सिटीजनशिप हम कर लेंगे, सिटीजनशिप इज अ लॉन्ग टॉपिक, इसको कर लेंगे और हम अमेंडमेंट पे बात कर लेते हैं। चलिए, हमने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है, उसको अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लिविंग डॉक्यूमेंट, इसीलिए तो बोला गया है ना कि इसको बदला जा सकता है देश की जरूरतों के आधार पर। ठीक है, तो आर्टिकल 368 प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है कि कैसे बदला जाएगा, अमेंडमेंट कैसे लाई जाएगी, कौन से पार्ट में आर्टिकल 368, 20 में, पार्ट 20 में। ठीक है, पार्लियामेंट कैन ऐड, change, repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure। ठीक है, पर केशवानंद भारती केस 1973 कहता है कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर लो, ठीक है, आपकी पावर है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कल को तुम कहने लगो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ले आओ, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे बदलाव नहीं कर सकते। सेक्युलर है हम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी बदलाव नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें आप बदलाव नहीं कर सकते, बाकी पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी बदल सकती है। प्रोसीजर क्या रहेगा अमेंड करने का? ऐसा कोई बिल लाना पड़ेगा ना कि मैं इस संविधान में ये बदलाव करना चाहते हैं हम लोग, एक बिल लाना पड़ेगा और वो कोई से भी हाउस में लाया जा सकता है पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, एनी ऑफ द हाउस, है ना। क्या स्टेट लेजिस्लेचर में लाया जा सकता है? नहीं, संविधान को बदलने की ताकत जो है स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। ठीक है, दूसरा, प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं, मिनिस्टर भी ला सकते हैं। अब प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर्स क्या होते हैं? एनी मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, अब देखो मैंने बताया 10% जो मिनिस्टर बनते हैं टोटल स्ट्रेंथ के, उनको मिनिस्टर बना दिया। अब जो बाकी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे प्राइवेट मेंबर हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं कि कोई भी बाहर का जाएगा वो भी बिल दे सकता है, नहीं। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये है कि मेंबर हु इज नॉट मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। दूसरा, ईच हाउस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, है ना। स्पेशल के साथ क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा काम है भाई संविधान को अमेंड करना या उसको चेंज करना। ठीक है, स्पेशल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड सिंपल के अलावा कोई भी मेजोरिटी होगी, दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, है ना। मेजोरिटी में समझाऊंगी कितने तरह की होती है और कैसे कैसे होती है। तो मोर देन 50% मेंबर होने चाहिए उस हाउस के और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना चाहिए, जब जाकर के संविधान में कोई बदलाव होगा। ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ज्वाइंट सिटिंग? लोकसभा की बात फिर ज्यादा मानी जाए, क्योंकि लोकसभा में मेंबरशिप ज्यादा है ना, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी सीट ले आए बहुत, जैसे अभी पिछली लोकसभा में है, अब है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर तो इकट्ठे होकर के उन्हीं की बात सुनी जाएगी। तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता अमेंडमेंट वाले काम में। हाफ ऑफ द स्टेट नीड टू रेटिफाई द बिल इन केस अमेंड द फेडरल प्रोविजन। स्टेट से रिलेटेड या फेडरलिज्म के प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी बदलाव किया जाएगा तो हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट ही मस्ट हैव टू गिव द एक्सेंट। अगर ये बिल पास हो जाता है अमेंडमेंट का, तो वो कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट कैन नॉट विद हेल्ड और वीटो और कुछ नहीं कर सकते, उनको एक्सेंट देना पड़ेगा। और ये कब ऐड हुआ? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से ये बात चलती आ रही है कि अगर कोई बिल पास हो जाता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी पास होना बहुत मुश्किल है, स्पेशल मेजोरिटी कहाँ चाहिए? 50 भी चाहिए और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए, तो ऑलरेडी डिफिकल्ट है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो जब वो पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेंट देना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंड्स अमेंडेड प्रेसिडेंट की एक्सेंट आते ही। ठीक है, तो अमेंडमेंट कितने तरह की हो सकती है? एक तो बिल्कुल सिंपल हो सकती है, पार्लियामेंट कर देगी। स्पेशल, जैसे ये वाली है, संविधान को अमेंड करने वाली स्पेशल हो गई ना। और एक हो सकती है कि स्पेशल मेजॉरिटी भी लगेगी और आधे स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा, पर स्टेट के पास कोई टाइम नहीं है। 2 महीने में दे सकते हैं, 3 में दे सकते हैं, 4 साल में दे सकते हैं, 5 में दे सकते हैं, 10 साल में भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टेट रेटिफिकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम संविधान में मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, वाइल देयर आर
अदर टू टाइप्स टू एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी। देखो मैंने बताया था सिंपल का मतलब तो क्या होता है, देखो सिंपल मेजॉरिटी समझ लेते हैं। अभी टाइप ऑफ मेजॉरिटीज आ गई आपकी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, सपोज टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है, ठीक है, 45 वर एब्सेंट, उनमें से 45 मेंबर एब्सेंट थे, 10 को वोटिंग करने का नहीं था, उनको सस्पेंड कर रखा था, तुम वोटिंग नहीं करोगे, तुम यहाँ पे बहुत हल्ला मचा रहे हो, तुम्हें वोटिंग करने से हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट कितने थे 45, 100, ये तो बाहर हो गए ना रेस से कि 45 एब्सेंट थे और इनको एब्सटेन कर रखा था, इनको रोक रखा था वोटिंग से, ओनली 400। तो इसकी सिंपल मेजॉरिटी कितनी बनी, उसका 51%, 201। ये होती है सिंपल मेजॉरिटी कि मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 51%, ठीक है। कौन से चीजों के को लेकर के सिंपल मेजॉरिटी यूज हो रखी है आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अबॉलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, सेकंड शेड्यूल जिसमें वो सैलरी वगैरह की बात कर रखी है, कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम का मतलब होता है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अभी 10% का क्राइटेरिया है बट पार्लियामेंट चाहे तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकती है, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंस, रूल एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, privileges of the parliament, use of English language in parliament, number of sane judges in the supreme court, ठीक है, बैठने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं उनमें कितने नंबर होने चाहिए, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। आप अपने दिमाग में लॉजिक लगाओगे ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, है ना, और जो ऐसा लगेगा जिनमें स्टेट का बोलने का राइट है वो स्पेशल प्लस हाफ रेटिफिकेशन से हो जाएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा, आप प्रोविजंस देखोगे जब। फिर दूसरी आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, सपोज टोटल मेंबरशिप जितनी है ना उसका 50%, कोई है नहीं है क्या है डजेंट मैटर, एब्सोल्यूटली जितने थे उनका 51%, ठीक है, और मतलब 50% प्लस 1 ये होता है। नेवर यूज एनीवेयर, अभी तक नहीं यूज होती है। इफेक्टिव का मतलब ये है टोटल मेंबरशिप सपोज 545 थी, 5 सीट वैकेंट हो गई। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, रेजिग्नेशन डेथ से वो सीट खाली हो जाए उसको वैकेंसी कहेंगे। वैकेंट थी और जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ फिर उसके हिसाब से कितनी हो गई, अब इनका मेजॉरिटी। इफेक्टिव का मतलब जो नहीं है उनको निकाल दो, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब ना निकालने की जरूरत ना एब्सेंट, जितने सीट हैं उनका उठा करके 50% प्लस 1। सिंपल का क्या था, प्रेजेंट वोटिंग जितने हैं उनको कर दो। 3 रीजन से वैकेंसी हो सकती है, मैंने बताया, डेथ से हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन से हो सकती है और रेजिग्नेशन से हो सकती है, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मेंशन्ड इन ऑल देन मेंबर्स इंस्टेंट वेयर द इफेक्टिव मेजॉरिटी इज नीडेड। कहाँ, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये यहाँ यूज होगी। स्पेशल मेजॉरिटी, इन तीनों के अलावा कोई भी मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ठीक है। तो स्पेशल ऐसा ये नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी एक तो ये हो गई आर्टिकल 249 के तहत, वो कौन सी, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी स्पेशल है ना क्योंकि उन तीनों में से तो कोई सी नहीं है ये। यूज टू पास राज्यसभा रेजोल्यूशन, और स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 refers to 2/3 members present and voting and supported over by 50% of the total strength of the house। अभी अभी किया था हमने ये किसी एक केस में, है ना, इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें भी होता है, नेशनल इमरजेंसी में यूज होगा। रिमूव करने के लिए तो बड़ा काम है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव कर रहे हो आप, या इमरजेंसी आ गई है देश में, तब ऐसी मेजॉरिटी यूज होती है क्योंकि टफ होती है अचीव करनी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में जब संविधान को अमेंड करना हो, और एक स्पेशल मेजॉरिटी ये भी तो हो सकती है ना जब फेडरेशन का कोई भी प्रिंसिपल चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसका, स्टेट का हाथ होता है ना चुनने में। अगर उस प्रोसीजर को चेंज किया जाएगा इसका मतलब स्टेट की सहमति होनी आवश्यक है ना। तो 50 ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। रेटिफिकेशन के लिए कोई टाइम नहीं है।
कौन सी इम्पीचमेंट के टाइम? प्रेसिडेंट वाली, ये, हाँ ठीक है। हाँ, ये सारी लिस्ट है, आपको याद होनी, इससे भी सवाल आ सकता है कि इस, आपको प्रोविजन पता चल जाएगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल से हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा उसका इंप्लीकेशन नहीं होने वाला, उसको सिंपल से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए क्या है? नो टाइम लिमिट। अगर हाफ ऑफ द स्टेट से वो अफर्मेशन आ गई तो प्रिंसिपल बाकी के स्टेट पे भी अप्लाई हो जाएगा, चाहे आपने रेटिफिकेशन दे रखी है और चाहे नहीं दे रखी। माना क्या जाएगा कि 50% स्टेट ने हाँ भर दी, तो इसका मतलब ये प्रोविजन इम्प्लीकेटेड है, ठीक है, लग जाएगा ये। बाकी का कोई फर्क नहीं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे विदहेल्ड कर रखा हो, तो हाफ ने जैसे रेटिफाई किया एप्लीकेबल, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि ज़्यादातर पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में है चेंज करने की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और टाइम फ्रेम नहीं दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर को कितने में आपको रिवर्ट करना है, वो 50% के लिए। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अमेंडमेंट इजी होना चाहिए, ये तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया जैसा हो गया है ना, ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। हाँ, अब कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, लास्ट है ना। एक बस सिटीजनशिप वाला है क्योंकि उसमें बहुत बोलना पड़ेगा। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल आता है केशवानंद भारती केस में, क्योंकि उससे पहले क्या कर, देखो सरकार चाहती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा बदलाव करने की पावर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इनकी पावर को रिस्ट्रेन किया जाना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं क्या बदल देंगे, है ना। तो इस देश के संविधान की रक्षा करना किसका प्रमुख कर्तव्य है? सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो पहली बात आती है शंकरी प्रसाद केस में। देखो प्रियम्बल था ना, तो उसको BKL से उसके केसेस हैं, बेरुबेरी, केशवानंदा, LIC, ठीक है। और इसको भी, इसको याद कर सकते हैं हम, SGKWM, शंकरी प्रसाद, आपका गोलकनाथ, केशवानंदी, वामन राव और मिनरवा मिल, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्योंकि ये पूछा हुआ है कि ये किससे रिलेटेड था। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या होता है? शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको चैलेंज किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना। तो इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, कि हाँ भाई ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो अमेंडिंग पावर है ना पार्लियामेंट की 368 के अकॉर्डिंग, आप फंडामेंटल राइट को वो कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, क्योंकि यही तो किया था ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने। क्या किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी था, ये नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट, उसको क्या बना दिया था? लीगल राइट बना दिया था 301 के तहत, है ना, कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी ठीक है, आप तो फंडामेंटल राइट भी वायलेट वो कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि लॉ, आर्टिकल 13 की डेफिनेशन लॉ को एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होगा। अब कोई तो ऐसे बोल सकता है जैसे कि पार्लियामेंट ने बोला कि लॉ का मतलब क्या है, वो लेजिस्लेटिव लॉ, अमेंडमेंट लॉ नहीं है ना। तो आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि ऑर्डिनरी लॉ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, हाँ ये कहता है कि आर्टिकल 13, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर दे रखी है शायद, कि आर्टिकल 13 के तहत लॉ सिर्फ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं मानी जाएंगी, है ना। तो पार्लियामेंट कैन एब्रिज, take away any of the fundamental rights by enacting constitutional amendment act and such law will not be law under article 13, है ना। तो पार्लियामेंट कहती है कि जी वो तो लॉ ही नहीं माना जाएगा, हम तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट क्या है? लॉ नहीं है। तो लॉ नहीं है तो आप उनका जुडिशियल रिव्यू कैसे करोगे, है ना। तो पार्लियामेंट खेल रही थी दिमाग के साथ। गोलकनाथ केस आया 1967 में, हाँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ जी ठीक है, तुम अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो। फिर बात आती है गोलकनाथ केस में, तब तक सुप्रीम कोर्ट जाग चुकी होती है। गोलकनाथ केस में ये क्या कर रहे होते हैं, 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्लियामेंट में 9th शेड्यूल में कुछ आर्टिकल डाल रहे होते हैं,
9 शेड्यूल का मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो भी आइटम 9 शेड्यूल में डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी उस टाइम तक, है ना। तो पार्लियामेंट ने क्या गेम खेला कि जिस पे उनको लगा कि इस पे तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से पड़ेगी फटकार, तो उन्होंने क्या किया, 9 शेड्यूल में डाल दिया उसको कि अब आप जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। तो अब फिर कोर्ट को भी गुस्सा आता है। फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, कि ये तो बहुत सेक्रेड चीज है, सदा सदा तक चलने वाली चीज है, आप इनको बदलाव नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज देम। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर लॉज अंडर आर्टिकल 13, कि अब बोलो, अगर लॉ है, अमेंडमेंट भी क्या है, लॉ है ना। फिर पार्लियामेंट क्या कहती है, वो ले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, उसमें क्या किया उन्होंने, आर्टिकल 13 की डेफिनेशन चेंज कर दी कि अब लॉ अमेंडमेंट को नहीं काउंट करेंगे हम, और आर्टिकल 368 को भी, अमेंडमेंट का तरीका भी बदल दिया कि हम खुद आर्टिकल 13 को ही बदल देते हैं। आप 13 कर रहे हो कि 13 में जो है अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं मानी जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानी जाएगी, तो उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि अब जब लॉ ही नहीं है तो आई कैन अब्रीज द फंडामेंटल राइट्स। अब कोर्ट के पास इसका जवाब नहीं है, तो कोर्ट ने क्या किया, हम कहते हैं आगे ठीक है, हम ओवर रूल कर दिया इसकी जजमेंट को, आप जो है वो एवरेज कर सकते हो, पार्लियामेंट कैन एवरेज फंडामेंटल राइट, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। कर लो एवरेज फंडामेंटल राइट, इनडायरेक्टली ये कहने का तरीका था, क्योंकि अब वो उसके बाद कोई चांस नहीं बचा ना। आर्टिकल 13 में कहा कि उसने अमेंडमेंट जो है वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आती। आर्टिकल 12 में तो उन्होंने दे रखा है कि स्टेट क्या है, किसको सरकार कहोगे, किसको स्टेट कहोगे, किसको नेशन कहोगे। आर्टिकल 13 में लॉ किसको कहेंगे, फिर आते हैं फंडामेंटल राइट की 14। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मिले हैं, तो स्टेट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, आर्टिकल 12 में दी, आर्टिकल 13 में समझाया किसको लॉ कह रहे हैं। तो पार्लियामेंट यही कह रही है कि जो अमेंडमेंट लॉ ही नहीं है, और जब लॉ नहीं है तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट को बोल रही है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो बदलना है बदल सकते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर दिस बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल 368। तो उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बोले वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, है ना। कुछ बता दिया, कुछ टाइम टू टाइम जब आप आएंगे कुछ गड़बड़ करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर आता है इंदिरा नेहरू केस 1975, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाइड, invalidate a provision of 39 amendment 1975 which was kept the election of dispute involving prime minister and speaker of lok sabha outside the jurisdiction of all courts। इन्होंने 39 में क्या किया था, 39 में क्या था कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा में किसी कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है डिस्प्यूट में, क्योंकि वो खुद का इलेक्शन था, इनका इंदिरा गांधी का इलेक्शन था, एंड लोग इसको लेके कोर्ट में चले गए। तो इन्होंने अमेंडमेंट पास की कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन किसी भी कोर्ट के प्रीव्यू से बाहर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट कैन नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड। ये पार्लियामेंट की रिएक्शन थी ना इसको लेकर के, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारी जुडिशियल रिव्यू या हमारी ये पावर यहां तक एक्सटेंड होती है। फिर आता है आपका मिनर्वा मिल केस। जुडिशियल रिव्यू करना तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर है संविधान का, तो हम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को भी कर सकते हैं और हम लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कांट यूज लिमिटेड पावर गिवन इटसेल्फ टू अनलिमिटेड पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको तो दी ही लिमिटेड पावर है, तो आप उन लिमिटेड पावर का इस्तेमाल खुद को अनलिमिटेड पावर देने के लिए कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का भी कर सकते हैं और हम उसकी भी वैलिडिटी जांच सकते हैं, लोकसभा स्पीकर की भी जांच सकते हैं। फिर आता है आपका वामन राव केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। तो उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 द डेट ऑफ केशवानंद भारती केस जजमेंट, कि इसके बाद कुछ भी आएगा हम हर चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था कि 9 शेड्यूल में डाल दो, जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। तो इसके बाद चाहे तुम 9th में डाल लो, चाहे तुम 1st में डाल, किसी में भी डाल लो, इसके बाद की हर चीज का जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया था ना, इसी दिन बताया था कि व्हाट विल बी बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
नो फिक्स्ड एलिमेंट, टाइम टू टाइम बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन एंड क्लैरिफाई, वो टाइम टू टाइम बताएगी। फ्रॉम वेरियस जजमेंट अब तक ये बात उभर करके आई है कि ये चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखो मतलब ये देखते हैं तो देश ही बदल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हटा दो, क्या बचेगा देश में, है ना? या सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर हटा दो तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है या नहीं है। इसको हटा दो, सेक्युलर कैरेक्टर को, सेपरेशन ऑफ पावर हटा दो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, तो सब एक दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना कि दोनों की पावर अलग अलग है। तुम कानून बनाओ, तुम उसको एग्जीक्यूट करो और हम बताएंगे सही बनाया या नहीं बनाया, है ना? यही तो है ना फेडरल कैरेक्टर संविधान का। एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती ना पूरे देश में, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो जब भी स्टेट और सेंटर का कोई डिस्प्यूट होता है इस प्रिंसिपल को लाया जाता है कि फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसके साथ मत खिलवाड़ करो। यूनिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर स्टेट का नेचर है हमारा, पुलिस स्टेट नहीं बन सकती। या हम जो है जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सपोज ये ना हो तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी, है ना? फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसी कहते हैं तो फंडामेंटल राइट है हमारे पास। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ इनफैक्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, है ना कि लॉ है सुप्रीम, लॉ है जो भी है, इस देश का कानून है जो भी है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये जब हम करेंगे, जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी करेंगे ना, तो कई बार ऐसा कहा गया कि नहीं डीपीएसपी सुप्रीम है, कई कहेंगे नहीं फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, तो हम कहेंगे कि इनको छोड़ के बाकी हर जगह फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ये लिमिटेड पावर यूज करके खुद को सुप्रीम पावर बना रहे हो तुम, ये से कैसे पॉसिबल? और इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स। दूसरा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट, है ना? और 136, 141, 142 पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये आर्टिकल हम जब करेंगे, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल फंडामेंटल राइट नियति तो बस हाँ